हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए चैनल राधे लर्निंग पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की पुस्तक सिविक्स और उसके पहले अध्याय विविधता की समझ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विविधता की समझ। आज हम विविधता की समझ के बारे में पढ़ेंगे। आखिर विविधता होती क्या है। देखिए, विविधता का अर्थ होता है भिन्नता या विभिन्न रूपों का एक साथ होना। जब हम समाज, प्रकृति या जीवन के किसी भी पहलू को देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार की विशेषताएं दिखाई देती है। ये विविधता हमारे रंग, रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, त्योहार आदि में होती है। लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य पहलू हैं जो विविधता को और गहराई से दर्शाते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में खड़े हैं और उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। गुलाब, सूरजमुखी, कमल, गेंदा, चमेली और अन्य फूल। ये सभी अलग अलग रंग, आकार, खुशबू वाले होते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं। कुछ गहरे रंग के होते हैं तो कुछ हल्के रंग के होते हैं। फिर भी वे सभी मिलकर बगीचे को सुंदर बनाते हैं। अगर उस बगीचे में केवल एक ही तरह के फूल होते तो वो उतना आकर्षक नहीं लगता। ठीक है। उसी प्रकार से इसी तरह हमारे समाज में भी अलग अलग धर्म, जाति, परंपरा, सोचने के तरीके, रुचियां और कार्य करने के ढंग होते हैं। यह विविधता ही हमारे समाज को सुंदर और जीवंत बनाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बगीचे में अलग अलग फूल मिलकर उसे खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है। तो हम चैप्टर को आगे करते हैं। तब बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। जब हम लोग किसी कक्षा या आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो कई हमारे समान कोई नहीं दिखता। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते हैं, ये आपका प्रश्न हुआ कि आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते। इस पे विचार कीजिएगा। हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता क्या चीज का? रंग रूप का, रहन सहन का, खान पान का, वेशभूषा का, जीवन यापन का, भाषा, फेस्टिवल के अतिरिक्त और भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो भिन्नताएं दिखती है वह आपकी कक्षा को भिन्नता प्रदान करती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला है एक कहानी, दो मित्र के बारे में। ठीक है। तो निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड पर स्थित आसियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की एक किराना की दुकान थी। निशान के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र था। निशान पास के ही एक मध्य विद्यालय का क्या था? छात्र था। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस दुकान पर पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। ठीक है। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे और निशान उनको अंग्रेजी में बात करते देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करें। इसका मतलब हुआ कि निशान जो था उसके पिताजी पटना के बेली रोड में स्थित एक आसियाना मोड़ था, वहीं के रामनगरी वहीं के नाम रामनगरी। देखिए, निशान क्या करता था? निशान के पिताजी पटना के बेली रोड स्थित में आसियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिताजी की एक किराना की दुकान थी। ठीक है। तो निशान पास के एक मध्य विद्यालय यानी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है। और कभी कभी वो अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए अपने पिताजी की दुकान पे आ जाया करता था। उसी दुकान के पास में एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आते थे और लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। तो वो सरकारी स्कूल का जो निशान था उसको अंग्रेजी में बातचीत करते उन छात्रों को देख के इसको बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर ये अंग्रेजी में बात कैसे कर लेते हैं। तो इसको भी इच्छा होती थी कि ये भी अंग्रेजी में बात करें।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लड़के आपस में आके क्या करते थे, बार बार अंग्रेजी में बात किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पे आए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका भी नाम क्या है, निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचित परिचय प्राप्त किए और एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था तो वहीं दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का बात यह है कि देखो, एक निशान था जो 5वीं कक्षा मध्य विद्यालय सरकारी स्कूल का छात्र था, वहीं पे दूसरा निशान जिसका पूरा नाम निशान अहमद था वो इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था। यानी कि निशान अहमद जो था वो इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था। ठीक है, और निशान अहमद जो था वो किशनगंज जिले का निवासी था। ठीक है, अब उसके बाद छोटे उसका तो बोले, एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की। यानी कि एक दिन छोटा निशान जो 5वीं कक्षा का छात्र था, उन्होंने बड़े निशान जो इंजीनियरिंग का छात्र था उसको जाके बोला कि भैया मुझे भी अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार के बोला होगा। तो बड़े निशान ने क्या किया, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का क्या किया, वादा किया। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफी घुल मिल गए एवं खाली समय में बड़े निशान छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। दो से छोटे दोस्त मतलब बड़े निशान जो था वह छोटे दोस्त मतलब छोटे निशान को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहां निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वही निशान मगही हिंदी बोलता था। जहाँ पे बड़े निशान को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी आती थी, वहीं पे छोटे निशान को हिंदी के साथ साथ मगही भाषा भी आती थी। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म होगी, क्योंकि लास्ट ईयर में था तो उसकी फाइनल परीक्षा खत्म हो गई। वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। अब बड़ा निशान जो था वह कहाँ चले गया, दिल्ली चले गया, उसको नौकरी करना था। तो बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। ठीक है, एक प्रश्न है, निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं, ये प्रश्न हुआ। अब इसके आंसर ठीक इसके नीचे हैं, ध्यान से सुनिए। दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है तो वही निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहां निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वहीं निशान पटना का एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, आकार आदि भिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे छोटा निशान था, ठीक है, दोनों की उम्र में अंतर था। एक छोटा 5वीं क्लास का छात्र, एक इंजीनियरिंग का छात्र। ठीक है, दूसरा कि मान लीजिए उसके धर्म में भी अंतर था। जैसे एक मुसलमान था तो उसका अपना अलग फेस्टिवल होगा, उसका खान पान अलग होगा, उसका रहन सहन अलग होगा। उसी प्रकार से एक हिंदू था तो उसका खान पान अलग होगा, उसका फेस्टिवल अलग होगा। उसी के अनुसार एक जो था बड़ा निशान जिसका नाम निशान अहमद था, वह किशनगंज का एक मुसलमान लड़का था। वहीं पे जो छोटा निशान था वह पटना का रहने वाला एक हिंदू हिंदू लड़का था। ठीक है, इतना के बावजूद भी दोनों में मित्रता थी। ठीक है, दोनों में क्या थी, अच्छी मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे को भाषा सिखाने लगे, अच्छी दोस्ती हुई। फिर एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि उन फेस्टिवल की सूची बनाइए
जो निशान अहमद एवं निशान मनाते होंगे। यानी कि आपको क्या करना है, एक फेस्टिवल का सूची बनाना है। इस प्रकार से एक टेबल बनाना है, ठीक है। एक तरफ लिख देना है मान लीजिए निशान, एक तरफ निशान अहमद, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि उसके पर्व के बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए निशान अहमद जो एक मुस्लिम है तो उसको ईद बकरीद ये सब मनता होगा, रमजान मनता होगा। दूसरी तरफ है मान लीजिए एक छोटा निशान जो एक हिंदू है, उसको दिवाली छठ, ठीक है, इस प्रकार के दुर्गा पूजा, इस प्रकार के उसको क्या मनता होगा, फेस्टिवल मनता होगा। इस प्रकार से दोनों अलग अलग क्या मनाते होंगे, फेस्टिवल मनाते होंगे। और दोस्त हैं तो हो सकता है कि साथ साथ भी मनाते होंगे। तब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, अगला टॉपिक है विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे करती है, यानी कि समृद्ध करती है। यानी कि इस अब पढ़ेंगे कि विविधता जो होती है, भिन्नता जो होती है, वो हमारे जीवन को समृद्ध कैसे करती है। तो मैंने आपको पहले ही एक उदाहरण में समझा दिया था कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। तो आगे चलते हैं। जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ पर्व मनाए होंगे, उनका रहन सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। तो बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मकई की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। और राज्य दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। ये कुछ राज्य हैं और उनके विशेष भोजन हैं। जैसे देखिए इन राज्यों का प्रमुख व्यंजन निम्न प्रकार से, जैसे यहाँ पे देखिए बिहार का लिट्टी चोखा का पिक्चर है, यहाँ पे बिहार के लिट्टी चोखा का पिक्चर है। यहाँ पे बंगाल का मछली चावल, ये देखिए मछली चावल का पिक्चर। ये देखिए दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली डोसा सांभर, ठीक है। ये है दक्षिण भारत की थाली और ये है गुजराती थाली जो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एक प्रश्न है, शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की एक सूची तैयार करें, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और पर्व भी पर्व में भी क्या होती है, भिन्नताएं होती है। जहाँ बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है, वहीं पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव और केरल का ओणम, वहीं झारखंड के सरहुल पर्व मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे किन किन बातों पे चर्चा की गई है, यहाँ पे की गई है। जैसे बिहार का छठ पर्व हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा हो गया, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव हो गया और केरल का ओणम हो गया और झारखंड का सरहुल पर्व हो गया। ये क्या है, कुछ मान लीजिए राज्य हैं और उसमें जो उस राज्य के जो विशेष पर्व होते हैं उनके नाम हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये नीचे में कुछ पिक्चर दिया हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे देखिए कि ये क्या है, बिहार का छठ पर्व, ये क्या है, बिहार का छठ पर्व है। और ये क्या है, झारखंड के सरहुल मनाते लोग हैं, ये सरहुल मनाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर आगे यहाँ पे देखो, केरल में ओणम के अवसर पर नौकादौड़, यानी कि केरल में ओणम के अवसर पर यानी ओणम पर्व जो मनाते हैं उसमें नौकादौड़ होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये पंजाब में लोहरी लोहरी पर्व मनाते लोग, यहाँ पे लोग देखिए जैसे होलिका दहन होता है उसी प्रकार से लोग यहाँ पे पंजाब में मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला बोल रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासी के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व, ठीक है, पर्व में भिन्नताएं विभिन्नता
विभिन्नता देखने को मिलती है। विभिन्नता मतलब अलग अलग लोग खाना खाते हैं, अलग अलग उसका वेशभूषा होता है, रीति रिवाज होता है, अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल मनाते हैं। यही भिन्नता क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। और बिहार भी विविधता से भरा पड़ा है, ठीक है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग पर्व मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासी के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, पर्व इत्यादि इत्यादि से परिचित परिचित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के भाषा, खान पान, रहन सहन से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। समृद्ध बनाने का मतलब हुआ कि हम दूसरे लोगों से जब मिलते हैं उसमें उसका खान पान देखते हैं या अपना खान पान देखते हैं, उसका रहन सहन देखते हैं या अपना रहन सहन देखते हैं, तो एक दूसरे की चीज़ों को अपना के अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं। तो किसके कारण? विविधता के कारण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे, इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, पर्व का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। यानी कि इसका मतलब है कि मान लो कोई लोग है, वो क्या हुआ, कहीं और गया काम करने, किसी राज्य में या किसी देश में काम करने जाता है, तो उसके जीवन पे भी क्या होता है? स्थानीय लोग का रहन सहन, खान पान का प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, तो फिर एक आगे क्या है? प्रश्न है। प्रश्न है क्या कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? शिक्षक के साथ चर्चा करें। इस पे भी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है विविधता के प्रति सम्मान। अगला टॉपिक क्या है? विविधता के प्रति सम्मान। यानी कि यदि हमको किसी लोगों में भिन्नताएं पाई जाती है, इसका मतलब जो हम मेरे पास है उसके पास नहीं है, यानी कि रंग रूप, वेशभूषा, ठीक है, तो उसके प्रति हमको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को हम एक कहानी के द्वारा देखते हैं जो इस बुक में दिया गया है। ठीक है, यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्र की है जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इसके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी और रॉबिन हैं। इसकी मातृभाषा भी अलग अलग है। जहाँ नवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्द का प्रयोग ज़्यादा करती है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है वहीं रॉबिन की भाषा भी यानी कि रॉबिन की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता है। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। ठीक है, यानी कि देखिए होता क्या है कि मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया कि ठीक है होली का छुट्टी है, सभी मेरे घर पे आना, होली मनाएंगे। तो होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का जोरदार क्या क्या स्वागत किया। सभी बच्चे ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए। अंत में नवीन की मां ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुँचे। ठीक है, अब अगला है कि रॉबिन के घर की सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री को छोटे छोटे बल्बों से सजाया एवं सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। ठीक है, उसके बाद है खाने। यानी देखिए खाने के बाद बच्चों ने नाच गाना का आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ता पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। हमारा फेस्टिवल क्रिसमस भी एक संदेश देता है, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस फेस्टिवल का आनंद लें।
ठीक है, देखिए यहाँ पे फेस्टिवल है जो क्रिसमस मनाया, सभी लोग अच्छा से क्या किया, फोटो खींचा। ठीक है, और अच्छा से क्या किया, सभी धर्मों के लोग मिलकर फेस्टिवल मनाया, ये एक कहानी के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, विविधता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे एक प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि आपके अपने पिता और माता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखे जो विविधता में एकता को दर्शाता है। जैसे ऊपर एक कहानी था, ये कहानी पढ़े और इस कहानी में देखे कि विविधता में एकता किस प्रकार होती है, उसी प्रकार से आपको भी एक स्टोरी लिखना है। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन, आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों। ठीक है, इस पे भी, इसको भी देखेंगे कि यानी कि इसमें पूछ रहा है सीधा बात कि आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं। मान लीजिए कोई शिमला, हिमालय या उत्तर प्रदेश कहीं पे भी जाता है तो उस वो वहाँ पे जाना क्यों पसंद करता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर देखिए एक स्टोरी है, बोल रहा है लगभग 2 साल पहले की बात है, मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। ठीक है, यानी होता है ना कि मध्य विद्यालय में कभी कभी फंड आता है। ठीक है, तो घुमाने के लिए बच्चे को कहीं ना कहीं ले जाता है। ठीक है, तो वहीं पे एक विद्यालय था सारंगपुर में, जिला भोजपुर था, तो वहाँ के बच्चे को एक बार भ्रमण के लिए यानी कि एक बार घुमाने के लिए कहाँ लेके गया था, राजगीर लेके गया था। ठीक है, और जब विद्यालय के बच्चे वेनुवन पहुंचे तभी वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे। यानी कि देखिए बच्चा जहाँ पे घूमने गया वहाँ पे किसी और मध्य विद्यालय यानी और सरकारी स्कूल का भी बच्चा वहाँ पे आया था। कहाँ पे, वेनुवन में। जब वेनुवन में यहाँ का बच्चा जब पहुँचा, ठीक है, जब सारंगपुर का बच्चा वेनुवन पहुँचा तब वहाँ पे एक और विद्यालय का बच्चा का बस भी वहाँ पे पहुँचा था। उस विद्यालय वो विद्यालय कहाँ का था, तो नौहट्टा का। ठीक है, जो जिला सहरसा का था। ठीक है, तो भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते और करते हुए क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तभी एक बच्चा का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चे की ओर गया जो आपस में बात कर रहे थे, परंतु उनकी बात उसे समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी के साथ दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक दल का बच्चा, एक स्कूल का बच्चा जो था वह दूसरे स्कूल वाले बच्चा के पास पहुंचा, क्योंकि एक बच्चा जो बोल रहा था दूसरे बच्चा को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भोजपुर वाला बच्चा जो था वो भोजपुरी में बात कर रहा था, इसी प्रकार से उसको समझ तो आ नहीं रहा था। तो दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है, इसीलिए भोजपुर वाले भोजपुरी बोल रहे थे। ठीक है, और सहरसा वाले क्या बोल रहे थे, मैथिली बोल रहे थे, इसीलिए उन दोनों को उतना समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अब देखिए दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफ़ी मित्रता हो गई, यानी काफ़ी वह दोनों जो थे वो दोनों जो मिले, जिसको अलग अलग भाषाएं आती थी, जैसे सहरसा के बच्चे को मैथिली आती थी, भोजपुर के बच्चे को भोजपुरी आती थी, तो दोनों एक दूसरे से मिले, हिंदी में बात करने लगे और दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई, यानी काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। जब बच्चे जलपान के लिए अपने अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा था उसकी मातृभाषा क्या थी, मैथिली। यानी कि इसका मतलब हुआ कि भोजपुर वाला जो बच्चा था वो जब मिला सहरसा के बच्चे से तब वो अपने मिला तो उसको पता चला कि अरे सहरसा वाला जो बच्चा है वो कौन सा भाषा बोलता है, वो तो मैथिली बोलता है। ठीक है, तो उसके बाद भोजपुर वाला बच्चा जो अपने शिक्षक के संग आया, फिर नाश्ता पानी करने लगा, तो वहाँ पे अपने दोस्तों लोग को बताने लगा कि मैं जिस दल में घूम रहा था ना, यानी सहरसा वाले बच्चे के संग घूम रहा था, तो उसने बताया कि उन लोगों का जो मातृभाषा है वह क्या है, मैथिली है। तो फिर शिक्षक महोदय ने बताया कि हमारे राज्य बिहार में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, ठीक है, मगही, मैथिली, अंगिका, ठीक है, वज्जिका इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग बहुभाषी हैं। बहुभाषी मतलब हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आसानी से संपर्क
हो जाता है एवं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। यानी कि भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन गया जो पूछते हैं, ठीक है, कई एग्जामों में। फिर आगे देखिए, एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल में बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि शिक्षक की मदद से तालिका को भरें। जैसे इधर राज्य का नाम है, ठीक है, इधर बोली जाने वाली भाषा, यानी इसमें आपको बनाना है कि बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है। इस प्रकार से आपको सभी राज्यों के भाषा को इस साइड में क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है भेदभाव एवं असमानता, ठीक है। यानी कि हमारे देश में जो भेदभाव होता है या असमानता का व्यवहार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं एवं दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्यथित अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता क्या करते हैं, असमानता देखने को मिलती है। यह भेदभाव अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। यानी कि ये जो असमानता देखने के लिए मिलती है, तो ये किस किस में मिलती है। देखो, भेदभाव जो मिलता है अमीर गरीब में देखने के लिए मिलता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, यानी अनपढ़ है, किसी की भाषा अच्छी है, किसी की भाषा खराब है, कोई दलित है, ठीक है, कोई महिला है, कोई पुरुष है। इस प्रकार से हमको कई सारे भेदभाव देखने के लिए हमारे समाज में आज भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसी भेदभाव को समझने के लिए हम एक कहानी पढ़ते हैं। तो इसी भेदभाव को समझने के लिए आज हम क्या पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, राम जीवन की कहानी। यानी कि एक आदमी है राम जीवन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राम जीवन सुपौल जिले के सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। विवाह के 10 वर्ष के पश्चात उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन की चाह तो बेटी की थी, पर बेटी पाकर वह संतुष्ट थे। बेटी की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः बेटी ही होती है, ठीक है। बेटे के चाह में फिर उसको सोचा कि चलो अगला बार, इस बार बेटी होगी, अगला बार क्या होगा, बेटा होगा। लेकिन अगला बार भी क्या हुई, इसके घर में बेटी ही होगी। तो 2 बेटी होने के कारण वह काफी चिंतित रहने लगा। कौन, राम जीवन। बेटी की चाह में वह मंदिर मस्जिद में हाथ जोड़ने मन्नत मांगने लगा। यानी बेटी की चाह में वो कहाँ कहाँ जाने लगा, मंदिर मस्जिद, उसको जहाँ जहाँ समझ आया कि वहाँ जाएंगे तो हमको बेटा होगा, तो वो हर जगह जाने का कोशिश करने लगा। जिससे हुआ क्या कि इसी तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की, ठीक है। और गुजरते समय के साथ साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे, जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम कराया कराया जाता था, ठीक है। यानी कि बेटी से घर का सारा काम कराया जाता था और बेटियों इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में ही उसके घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे, परंतु वहीं पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। यानी कि यहाँ पे परंतु वह पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। कौन, बेटा, ठीक है। यानी बेटा क्या करता था,
पढ़ाई के अलावा क्या करता, खेल कूद लड़ाई झगड़ा पर ज़्यादा ध्यान देता था। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज़्यादा महत्व देता था। वह बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, और इतिहास साक्षी है। इतिहास क्या है? इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। तो फिर एक प्रश्न है, आपको क्या लगता है लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? ये प्रश्न है, आपको जिस प्रकार से लगता है कि हाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे अपनी राय लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर की कहानी किसके बारे में थी? ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी देखने को मिलती है। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना ही होगा। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा आपका भीमराव अंबेडकर। ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इनके जीवन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, यानी कि कुछ कहानी है, तो उस कहानी को पढ़ के इसके जीवन के बारे को जीवन के समझने का प्रयास करते हैं कि इसका जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी, ठीक है, का जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था? महार जाति में। और महार जाति को क्या माना जाता है? अछूत माना जाता था। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, और उसके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। यानी कि महार जाति जो था वह बहुत निम्न कुल का जाति था, उसको लोग अछूत मानते थे। ठीक, और भीमराव अंबेडकर भी उसी जाति से थे। और ये जो जाति था महार जाति, यहाँ पे इस लोग के पास जमीन होता नहीं था, तो उनके बच्चे को भी वही काम करना पड़ता था जहाँ उसके माता पिता काम करते थे। ठीक है, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। यानी ये लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था। यानी जो भीमराव अंबेडकर जिस जाति से थे, जिस महार जाति से थे, ठीक है, तो इस जाति को तो अछूत माना जाता था। इस जाति के जो लोग होते थे ना, इसको गांव में नहीं रखा जाता था, इसको गांव से बाहर चौराहे पर या फिर मान लो कहीं पे, यानी कि गांव में घुसने का इजाज़त नहीं था बिना पूछे। ठीक है, तो सोच लीजिए इतना निम्न कुल के थे। ठीक है, उसके बाद भीमराव अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। यानी कि भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। उस समय जब सोच सकते हैं कि इस जाति के लोगों को इतना सताया जाता था, उस समय की बात है। ठीक है, उन्होंने दलितों वर्गों के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। यानी कि भीमराव अंबेडकर जो थे, कौन, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के लोगों को, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए क्या करते थे? प्रोत्साहित करते थे। यानी कि भीमराव अंबेडकर जिस स्कूल के थे ना, उस स्कूल के बच्चे को बताते थे कि पढ़ाई क्या होती है, शिक्षा का महत्व बताते थे, और उसको बोलते थे पढ़ने के लिए, उसको प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। यानी कि अपने लोगों को क्या बताते थे कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि शिक्षा होगा तभी जाति क्या होगा, तभी समाज सुधरेगा। ठीक है, और प्रोत्साहित करते थे वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। ठीक है, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए।
यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या मानना था? उसका मानना था कि जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक है, ये किसका मानना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था। ठीक है, और ठीक है, ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। ठीक है, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखती है। जो कहाँ पे दिखती है? संविधान में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, ये जो प्रस्तावना है इसमें भारत को स्वतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करके एक क्या बनाया गया? प्रस्तावना बनाया गया, जिसमें इन सब बातों को रखा गया है। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, भारत को, ये सब, तो उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है और उसमें दिखाया भी गया है कि भारत को किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये रहा क्वेश्चन। ये क्या रहा क्वेश्चन? क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? क्वेश्चन, उदाहरण के साथ बताइए। आपने देखा है या नहीं देखा है? तो अच्छी तरीके से आप इसका आंसर दीजिएगा एक उदाहरण के साथ। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं? ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, समाज में भेदभाव क्यों होता है? आखिर समाज में भेदभाव होता ही क्यों है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक, एक कविता है और कविता के बाद ये रहा क्वेश्चन अभ्यास करने का जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। बोर्ड है, किस आधार पे आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के साथ भेदभाव करता था? ठीक है, पहला क्वेश्चन हम राम जीवन के बारे में पढ़े थे ऊपर, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है कि आप किस आधार पे कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा और बेटी के बीच भेदभाव करता था। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच विभिन्नता के कौन कौन से आधार हैं? तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा है, आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? ये लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, आपके अनुसार किस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, उसे कैसा महसूस होता है, ये बताना है। दो व्यक्तियों के चित्र एकत्रित करें जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया है। यानी आपको दो व्यक्ति का चित्र यानी फोटो, इमेज इकट्ठा करना है, यानी कहीं से प्रिंट कर लो या खरीद लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको इकट्ठा करना है। किसका फोटो? जिन्होंने भेदभाव और असमानता के विरुद्ध लड़ा है या कार्य किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 लड़कियों के नाम एकत्रित करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। तो ये सभी क्या है? क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मेरी ओर से, अगर इस दुनिया में हर किसी का रंग, पहनावा, भाषा और खाना बिल्कुल एक जैसा होता तो क्या यह मज़ेदार होता? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और तो दोस्तों आज हमने जाना कि विविधता क्या होती है। ठीक है, और हमने ये भी जाना कि भेदभाव किस प्रकार से उस समय में लोग करते थे और आज किस प्रकार से करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।